अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 7th एपिसोड। और जैसे मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर सारा इंट्रोडक्शन दिया था किस तरह से हम लोगों ने पॉडकास्ट सीरीज़ और डॉक्यू सीरीज़ को मर्ज किया है। और इस बेसिकली पॉडकास्ट का नाम द एंड टाइम्स या फाइनल काउंटडाउन है। और हमने अपने जो है बहुत ही अजीज़ मेहमान को बुलाया हुआ है। आमिर भाई हैं, बेसिकली बहुत ही क्लोजली कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ और जो करंट टाइम्स हैं उनको बहुत ही क्लोजली देखते हैं, जो कि डेफिनेटली हर बंदा नहीं देखता। और बेसिकली इस डॉक्यू सीरीज़ का और ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है, इसका मकसद यही है कि जो आम आवाम है उसके अंदर ये जो अवेकनिंग जो यूएस के अंदर हो रही है, वो हमारी जो आवाम है, मुसलमान है, मतलब ये चीज़ सोच के बड़ी अफ़सोस होता है कि जो मुसलमान हैं वो इन चीज़ों के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, फ़लस्तीन के बारे में, जो ज्यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में, मगर जो क्रिश्चियंस हैं वही इनके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं। तो आमिर भाई किस तरह से आप फर्दर हमें बताएँगे जी? इसके अंदर आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक रेज़ किया कि हम मुसलमान जो हैं वो इतना ज़्यादा एक्टिवली इस चीज़ को नहीं देख रहे। मैं कुछ नाम आपके सामने लेना चाहूँगा जो कि इस वक्त इस ग्रेट अवेकनिंग जिसका मैंने वर्ड यूज़ किया, और ये मैंने नहीं, ये बेसिकली एक टर्म इस वक्त ऑल ओवर द सोशल मीडिया चल रही है, जो लोग इस चीज़ को क्लोज़ली देख रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो टकर कार्लसन का है। टकर कार्लसन वाज़ फॉक्स न्यूज़ एंकर, ठीक है? उसको कुछ वजूहात की वजह से फॉक्स न्यूज़ से उसको निकाल दिया गया, तो उसने अपना एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया छोटे से प्लेटफॉर्म से, और इस वक्त वो सबसे बड़ी आवाज़ है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। लोग बहुत ज़्यादा उसको सुनते हैं, टकर कार्लसन को। वो डिफरेंट बंदों को भी बुलाता है उसके अंदर, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या इश्यूज़ हो रहा है। फिर कैंडिस ओवन्स। कैंडिस ओवन्स, अच्छा एक चीज़, सॉरी थोड़ी आपकी अब बात कर दूँ। ये जो बेसिकली कैंडिस ओवन्स और आमिर भाई ने कैंडिस ओवन्स और टकर कार्लसन का डिस्कस किया अभी रिसेंटली, कल परसों मैं एक ट्विटर पे पोस्ट देख रहा था। उसमें इसराइली का जो पार्लियामेंट है उसका पार्लियामेंटेरियन नेसेसरी वहाँ खड़ा होके बोल रहा है कि जी कैंडिस ओवन्स एंड टकर कार्लसन, इनकी आवाज़ को दबाना पड़ेगा। दे आर बेसिकली द बिगेस्ट थ्रेट टू इसराइल, मतलब दे आर द बिगेस्ट थ्रेट। ये कहाँ गई इनकी डेमोक्रेसी, कहाँ गई इनकी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच? इन्होंने ज़ुबान को, बिल्कुल इन्होंने इस चीज़ को दबाना है इसके अंदर। अभी तो ये शुरुआत है। अच्छा, कैंडिस ओवेंस का मैं जो बात कर रहा हूँ, अब इसको इसने अपने पॉडकास्ट के अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू फ़लस्तीन के हवाले से, बिकॉज़ शी वाज़ वेरी आउटस्पोकन अबाउट इज़राइल, शी वाज़ बैकिंग इज़राइल बैक इन द डेज़। इसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। बसम यूसुफ के नाम से एक बहुत मशहूर फ़लस्तीनी एक एक्टिविस्ट हैं, जी, जी, जी। बसम यूसुफ। उनका एक प्रोग्राम हुआ पियर्स मॉर्गन के साथ। पियर्स मॉर्गन के शो में आए, तो उन्होंने जब फैक्ट्स उनके सामने रखे, तो इस चीज़ को पियर्स मॉर्गन ने भी एक्सेप्ट किया, जो कि एक ओपनली जो से इज़राइल का और ज़ायनिस्ट है और इज़राइल का हमायती है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसने आईडीएफ को इस चीज़ का निशाना भी बनाया, ठीक है? अब कैंडिस ओवेंस ने जब बसम यूसुफ को सुना, तो कैंडिस ओवन तब फ़लस्तीन की तरफ उसका ध्यान गया, और फ़लस्तीन के बारे में उसने फिर जो सा है वो सारा देखना शुरू किया, और उसने फिर लोगों को बताना शुरू किया। इसके अंदर जो छुपा और रुस्तम पीछे है, जो ओपनली सबके सामने नहीं आता, टकर कार्लसन ने और उसको अपने पॉडकास्ट पे भी बुलाया है। मगर इस मामले में जो ओपनली जिसको आप इस वक्त करंट टाइम का हिटलर भी कह सकते हैं, इफ़ यू वांट टू से इट, वो है निक फुएंटेस। ठीक है, निक फुएंटेस, डोंट बी फूल्ड बाय हिज लास्ट नेम। हिज लास्ट नेम डज़ साउंड लाइक अ मैक्सिकन, इट्स स्पेनिश, बट ही इज़ अ व्हाइट डूड। और निक फुएंटेस फेमसली अपने पॉडकास्ट के अंदर जो सा वो क्लियरली हिटलर को बहुत प्रेज़ करता है, एंड ही हाँ जी, और वो क्लियरली उसके सलूट जो से हैं वो उसको बिल्कुल उसके अंदर करता है, और वो बहुत शिद्दत के साथ क्रिटिसाइज़ करता है इज़राइल को, नेतन्याहू को, और उनके जितना भी एक प्रोपेगेंडा है। अब निक फुएंटेस हो गया, ये हो गया, मायरन गेन्स है, मायरन गेन्स बहुत ओपनली। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपको चार्ली कर्क का शायद पता चला हो पिछले दिनों का। चार्ली कर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहा था कि वो मुख्तलिफ कैंपसेस में जाके लोग जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ इसके बेइज्जती करता होता था। उसकी मरने से कुछ दिन पहले वो जो सा है पीबीडी पॉडकास्ट के ऊपर आया है, और उसने बड़ा ही क्रिटिसाइज़ किया इसराइल को कि इसराइल किस तरीके से, अब मैं आपको कुछ क्लिप्स उसके प्रोवाइड करूँगा, आपने वो ज़रूर चलाना, कि किस तरह से उसने इसराइल को जो है वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, आईडीएफ को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, ज़ायनिज़्म को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। पीबीडी को जो लोग नहीं जानते, वो भी एक काफ़ी फेमस पॉडकास्टर है, जिसने सबसे पहले डैन बिल्ज़ेरियन, आपको शायद पता हो, उसने
जब पीबीडी ने उसका शो किया, मतलब उसका साथ इंटरव्यू किया, तो उसने बड़ा ब्लेटेंटली इजराइल को निशाना बनाया। और पहली दफ़ा बोल्शेविक जो जेनोसाइड जो जिसके अंदर फेमसली 60 से 70 मिलियन जो क्रिश्चियंस जो से मारे गए, और दिगंबर ही था 19 एग्जैक्टली अर्ली में लेट 1800s अर्ली 1800s में ये हो चुका है पहले, ठीक है, जिसके अंदर बोल्शेविक जो ज्यूस थे उन लोगों ने किस तरह से क्रिश्चियंस को ज़्यादती के निशाने बनाया, किस तरह से उनको मारा, जो हिस्ट्री की अब तक की रिकॉर्डेड सबसे बड़ी हॉलोकॉस्ट है। आपको कहीं पे भी ये नहीं ज़फर होगा। एग्जैक्टली आपको हॉलीवुड में मूवीज़ नज़र आएंगी, द पियानिस्ट है, शिंडलर्स लिस्ट है, ऑल दे आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मूवीज़ के एक राइटर ने जो स्टीवन स्पीलबर्ग जो इसका डायरेक्टर था वो खुद भी एक यहूदी है। तो आपको सारे के सारा हॉलीवुड ही नज़र आएगा कि इनका सारा मीडिया कंट्रोल जो है वो यहूदी कंट्रोल्ड है, ज्यू कंट्रोल्ड मीडिया इनका सारे के सारा। हॉलीवुड सारी एलिट्स हॉलीवुड में यहूदी बैठे हुए हैं। आप देख लें कि न्यूयॉर्क में जो है जितने भी अमीर यहूदी हैं, डायमंड का बिज़नेस करने वाले, सोने का बिज़नेस करने वाले, सारे के सारे यहूदी हैं, ठीक है। वो फेमसली कहा जाता है कि एक यहूदी अपने साथ 10 यहूदियों को अमीर करता है, और ये फैक्ट है, क्योंकि उनका जो अभी एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमने अपने आप को ग्रेटर बनाना है। दे आर मेकिंग देमसेल्व्स ग्रेट। और इसमें उन लोगों ने जिस तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना पूरी यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी इकोनॉमी में किया हुआ है, किस तरीके से उन लोगों ने इस चीज़ को गवर्नमेंट उन लोगों ने किस तरह से अपने अंडर की हुई है या माल बनाई हुई है। इसके अंदर मैं इनका एक इदारा है एपैक के नाम से, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैं एपैक एक ऐसा इदारा है कि जो लॉबिंग करता है, फंड रेजिंग करता है, और फंड रेजिंग करके ये एपैक जितना भी फंड रेज होता है उससे ये सैनिटर्स को ब्राइब करते हैं, उससे ये जितना भी फंड इकट्ठा होता है ये इजराइल को भेजते हैं, ठीक है। आप देखेंगे आपका फेसबुक के मेटा के एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग वो यहूदी है, ठीक है। आप बाकी जितने बड़े बड़े सबसे बड़ी एआई की फ़ंड जो सी है पैलेंटियर के नाम से, पीटर थिल उसका जो सा फाउंडर है, वो आप देखें कि वो भी यहूदी है। आपको जितने बड़े बड़े इदारों के जो से हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आपको नज़र आएंगे, सारे यहूदी हैं। इस चीज़ का कोई भी ढका छुपा नहीं है। कोई भी आज से तकरीबन 5-6 साल पहले कानी वेस्ट जो बहुत बड़ा एक रैपर है, कानी वेस्ट वन ऑफ हिज फेमसली नोन एज ये, तो वो इस चीज़ को उसने इजागर करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी एडिडास के साथ जो उसकी डील थी $1 मिलियन की, बिलियनर स्टेटस था उस टाइम उसका, वो रातों रात उसकी बिलियनर स्टेटस चला गया, क्योंकि एडिडास ने उसका जो सा कॉन्ट्रैक्ट पुल आउट कर लिया, क्योंकि वो यहूदियों के बारे में थोड़ा सा आउटस्पोकन हो रहा था। और वो आउटस्पोकन हो रहा था, वो सिर्फ इश्यूज़ आपके सामने लाना चाह रहा था कि ये इश्यूज़ हैं। उसने बड़ा एक जो सा है एक इंटरव्यू था, उसके अंदर उसने अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू उसने शो किया कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव जो हैं आपके फॉक्स न्यूज़ के, CNBC के, MSNBC, बाकी CNN वगैरह जितने भी इनके बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं सारे के सारे यहूदी हैं। उसने जस्ट एक लिस्ट शो की थी, जिसकी वजह से उसका बिलियनर स्टेटस चला गया, उसके अकाउंट लॉक हो गए, वो उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, उसके बच्चे उसके कब्ज़े में नहीं रहे, उसके पास नहीं रहे, बीवी चली गई किम कार्दाशियन जो उसकी वाइफ थी सो कॉल्ड, तो वो सारे का सारा उसका चला। जस्ट मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आरोप ने अभी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नहीं बेसिकली इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिका की, उसमें एक ये क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इस्राइल है, CUFI, अगर आप इसको स्टडी करें, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद मेगा चर्चेस, आप US में देखें मेगा चर्चेस हैं और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों का मकसद जो है बेसिकली इसराइल के लिए फ़ंड रेजिंग करना। और अभी रिसेंटली CUFI जो है इसने $3.8 बिलियन जो है फ़ंड रेज़ किए और सारे स्ट्राइक के अंदर दिए। और हमें जिस तरह से इंटरनली बताया, हम सब चीज़ों का देख रहे हैं, अब तो खैर चीज़ें ओपन होती जा रही हैं कि US किस तरह से जो है असलहा सप्लाई कर रहा है और फंड रेजिंग कर रहा है इनके लिए। और अब क्रिश्चियंस क्यों इन हो रहे हैं, अब इसकी थोड़ी सी पीछे मैं अगर आप बैकग्राउंड दूँ कि क्रिश्चियंस वही क्रिश्चियंस हैं बेसिकली जो इनको किक ऑफ करते थे, जो हॉलोकॉस्ट और सारे मामलात हुए, इनको निकाला गया। ये क्रिश्चियंस इतनी ज़्यादा सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, उसके पीछे एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं वो उनकी बैक करते हैं बेसिकली। इनका मानना ये है बेसिकली कि जो मसाया है बेसिकली, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर भी डिस्कस किया था कि मसाया बेसिकली मुसलमानों, क्रिश्चियंस और यहूदियों में एक यूनानिमस एक्सेप्टेंस है, हम सब मानते हैं कि मसाया का आना पक्का है। मगर बेसिकली मसाया दो आए थे, एक क्राइस्ट और एक एंटी क्राइस्ट। एक मसाया
और एक गैर मसाइल यानी कि जो गलत जिसे दज्जाल कहा जाता है। तो बेसिकली उसको फॉलो करने के लिए अब ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, ये इनको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यूज़ ये कहते हैं कि हमारा मसाया अब आएगा जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। और ये बार बार बाइबल की वर्सेस क्रिश्चियंस को प्रेजेंट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं बेसिकली। और यही रीजंस हैं जैसे आमिर भाई बता रहे हैं। तो आमिर भाई और भी चीज़ें हाँ, एपैक के बारे में मैं बता रहा था कि एपैक जैसा अगर आप गूगल भी करें तो उसके में गूगल में साफ लिखा हुआ है कि अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, एपैक। Founded in 1954, is an influential bipartisan U.S. lobbying group based in Washington, D.C. It advocates for stronger U.S.-Israel relationships by lobbying Congress on foreign aid. लॉबिंग अब मतलब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रही है, ये हाँ कि आप कॉन्स्पिरेसी इसी वजह से कहा जाता था। अभी मैं बड़ा एक हिलेरियस सा मैंने एक रील भी देखी कि एक वक्त था कि जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट थे उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। अब वो जितनी कॉन्स्पिरेसीज वो किया करते थे वो सारी सही सही साबित हुई। आप देखिए कि एप्स्टीन फाइल्स जब रिलीज़ हुई हैं, आप देखें कि बेन शपीरो जो बहुत बड़ा एक मतलब नाम है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो इजराइल यहूदी है बज़ात खुद, और वो किस तरीके से खुले आम जो एप्स्टीन फाइल्स का इनकार करता रहा कि देयर इज़ नो सच थिंग एज एप्स्टीन फाइल, देयर इज़ नथिंग। और 3 मिलियन से ज़ायद पेजेस जो FBI ने रिलीज़ किए जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि किस तरह से जेफरी एप्स्टीन इनके सैनेटर्स को, इनकी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को, बिल गेट्स हो गया। और अभी इन्होंने जो निकाले हैं ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा 3 मिलियन से ज़्यादा पेजेस हैं। अगर आप इसको पाइलअप करें ना तो ये 3 मिलियन से भी ज़्यादा पेजेस अगर आप गूगल भी कर लें तो आपको ये शो करेगा कि 3 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टीज़ की बनते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी तादाद में अभी इसका ये जैसा आपने बहुत अच्छा एक टर्म यूज़ किया कि वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग। स्टार्टिंग से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट यही कह रहे थे कि ये इस तरह से हो रहा है और ये एप्स्टीन आइलैंड है और इस तरीके से ये ब्लैकमेल। एग्जैक्टली। और आप ये देखें कि इस चीज़ को मानेंगे कि इन लोगों ने किस तरह से इन लोगों को ब्लैकमेल किया। ठीक है, ट्रम्प इस प्रेसिडेंसी से पहले खुलेआम इसराइल की मुखालफत करता रहा। उसने जहाँ जहाँ पर इसराइल के थ्रू इन लोगों ने हमले किए, इराक़ हो गया, लिबिया हो गया, शाम हो गया, उसके बारे में खुला उसने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स के अंदर उसने इनकी मुखालफत की। और अब आप देखें कि ज़रा सा उसने अपोज़ करने की कोशिश की, वो नहीं इसके ऊपर नेतन्याहू को कोई हाथ पकड़ा रहा था, तो फौरी तौर पे FBI ने एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ कर दी। और आप देखें कि फौरी तौर पर ट्रंप ने धमकियाँ लगाना शुरू कर दी ईरान को कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी भी अच्छा, इसमें वैसे मैं जब ये एप्स्टीन फाइल्स आई थी तो इसके अंदर भी मैं सोचता था कि ठीक है कि सेक्स ट्रैफिकर है, सेक्स ऑफेंडर है, सेक्स ट्रैफिकिंग करता रहा, तो उसका इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रखने का मकसद क्या एग्जैक्ट सोच रहा था। बेसिकली मुझे अभी ये नहीं पता जब नया नया ये हुआ बेसिकली 2019 के अंदर, तो मैं सोचता था कि ये इस तरह क्यों इसने डॉक्यूमेंटेशन संभाल के क्यों रखी है। जी 2019 में ये जो था ब्लैकमेलिंग एग्जैक्टली मकसद पीछे यही था। ये बेसिकली 2019 में इस चीज़ को उछालना शुरू किया। ये काम तो काफ़ी पुराना 2007-2008 से स्टार्ट हो चुका था, जब पहले भी इसको एग्जैक्टली। तो काम तो इसी तरह था। अब आप माने ना माने, ये अब सारा यूनाइटेड स्टेट्स का मीडिया भी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि दैट ही वाज अ मोसाद एजेंट। मगर उसके पीछे क्या वजह थी कि ये क्यों सीक्रेटली वीडियो टेप करते रहे? देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट। दे वांटेड टू ब्लैकमेल ऑल दिस एलिट्स कि आप लोग जो भी करेंगे एट द एंड ऑफ द डे हम लोग आपको इसके अगेंस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और ट्रम्प क्यों फिर राज़ी हुआ, जो इस वक्त सबसे बड़ा आपने देखें कि नेतन्याहू को हर पूरे का पूरा वेस्टर्न मीडिया, ख़ासकर जो इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव है, मैं उनके चैनल्स की बात नहीं करूँगा, कि वो किस तरीके से नेतन्याहू को जो सा वॉर क्रिमिनल और वॉर मॉन्गर कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक आप ये कह लें कि नेतन्याहू जो सा है वो एक खाली फ़र्द है। ये पूरी की पूरी जो यहूदियों की मेंटालिटी है वो ये ऐसी ही है। सिर्फ नेतन्याहू इज़ जस्ट अ पर्सन। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हेनरी किसिंजर एक इन्हीं जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं इनसे निकला हुआ एक यहूदी है। ये जब कंसंट्रेशन कैंप से निकला, यूनाइटेड स्टेट्स में आगे आबाद हुआ, किसी तरीके से ये ऊपर आना शुरू हुआ और आते आते ये सेनेट में आ गया। और ये 5 से 6 प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट के अंदर, और ये 5 से 6 प्रेसिडेंट्स के अंदर ये उनका मुशीर भी रहा है।
ठीक है। इसी बंदे के हेनरी किसिंजर के कहने के ऊपर कंबोडिया के अंदर कारपेट बॉम्बिंग की गई, क्योंकि इनको ये लगा कि जो वियत कॉन्ग्स हैं, वियत कॉन्ग्स वर्ड यूज़ किया जाता था, वियतनामी जो गोरिल्ला वॉरियर्स थे, क्योंकि वहाँ पे आर्मी तो थी नहीं इनकी, तो वो जो गोरिल्ला वॉरियर्स थे उनका पता चला कि कंबोडिया के अंदर वो जाके छुप गए। तो इस हेनरी किसिंजर ने क्या किया कि इसने पूरे का पूरा कैम्बोडिया जो है कारपेट बॉम्बिंग कराई है उसके अंदर। लाखों की तादाद में लोग मरे। आप अंदाज़ा लगाएं द आयरनी ऑफ इट कि एक यहूदी जो खुद कंसंट्रेशन कैंप से निकला बच के, किस तरीके से वो एक वॉर मॉन्गर और एक वही नेतन्याहू वाली मेंटालिटी कि उसने किस तरीके से कंबोडिया के अंदर लाखों लोगों की जान झुलसी हो। कोई इस बारे में आपको बात नहीं करता नज़र आएगा। और मैं हैरान होता हूँ कि लोग पाकिस्तान के अंदर इसराइल से नफ़रत, यहूदियों से नफ़रत, मगर उनको नफ़रत करने का रीज़न नहीं पता कि क्यों नफ़रत करनी है हमने इनके से। बस उनको ये पता है कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो तो 1948 से हो रहा है। सबसे पहली जो जंग इसराइल और जंग जी है, तो उसके बाद से उन लोगों ने अपना काम पूरे का पूरा चुका हुआ है। ठीक है, वो अब तक इसी चीज़ के ऊपर हैं कि फ़लस्तीन, आप देखें कि एनेक्सेशन जब से स्टार्ट हुई, एनेक्सेशन से करते करते वो वेस्ट बैंक तक आ गए, वेस्ट बैंक से अब वो लेबनान तक पहुंच चुके हैं। अब वो कोशिश किए कर, आप देखें कि मैं अभी रिसेंटली एक CIA एजेंट का बहुत मैं मतलब इंटरव्यू सुन रहा हूँ। उसका नाम है जॉन जॉन किरियाकू। बिल्कुल CIA एजेंट है, वो CIA एजेंट है। उसने बताया कि अगर इज़राइल आपको निशाना बनाना चाह रहा है ना, सो दे डोंट गिव कि उसने एक बंदे को उड़ाना है, पूरे का पूरा ब्लॉक उड़ाना है। उन्होंने पूरे का पूरा ब्लॉक उड़ा देना है उस एक बंदे को उठाने के लिए। ठीक है, तो यही हुआ कि आप देखें कि कितनी समझदारी के साथ, आप समझदारी कहेंगे कि मकसद के लबनान के अंदर जो जब इनको पता चला कि हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन वहाँ पर हैं, हमास के मुजाहिदीन हैं, तो किस तरीके से कितने स्मार्ट इन लोगों ने पेजर्स के अंदर जो है वो बॉम्ब्स जो है एक्टिवेट किए हैं और उन लोगों को जो है वो बेरहमी से कत्ल किया। जैसे फिर कतर के अंदर जो उन लोगों ने हमला किया। ठीक है, आप कतर हालांकि अमेरिका का बहुत बड़ा जो सा हिमायती है। तो बाकी का जो टॉपिक है वो डेफिनेटली यस सर, थैंक यू सो मच आमिर भाई। इंशाल्लाह ताला इस नेक्स्ट एपिसोड को 14 में मिलेगी और इसके अंदर मज़ीद जो है, जिस तरह आप देखते हैं किस तरह से इस एपिसोड के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि हमें अंदर की चीज़ों को पता चल रहा है। तो इस एपिसोड्स इन पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ बने रहें। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है डिटेल्स शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।